बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और अगेन आज मैं थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने मुझे अगेन मौका दिया है कि सर आपका जो सब्जेक्ट है फ़ाइनेंस, तो फ़ाइनेंस के रिलेटेड हमारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं, जो ऑनलाइन लर्निंग वाले और क्लास लर्निंग वाले। तो मैंने भी फ़ील किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब वो मेडिकल से बीबीएज़ में आते हैं, फिनटेक में आते हैं, बीएस फाइनेंस में आते हैं, एमबीए फाइनेंस में जाते हैं, एसीएमएज़ और सीएज़ के स्टूडेंट, उनको फाइनेंस से काफ़ी प्रॉब्लम होती है और उनका स्कोर बहुत कम होता है। तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे फेवरेट बुक है जो पढ़ाई जा रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये 13th एडिशन है जेम्स सी वैन हॉर्न का। तो इससे मैं आज से अपने लेक्चर्स का स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम चैप्टर 1 की बात करेंगे। चैप्टर 1 में जो कुछ फाइनेंस के रिलेटेड पढ़ाया गया है उसकी बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसका रोज़ाना एक लेक्चर हुआ करेगा। कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ाना हो इसका। तो उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम फ़ील हो रही हो, आपको कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आपने इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे ये वीडियोस जहां अपलोड होंगी वहां आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये सर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो ये हमें बताएं। तो इंशाल्लाह वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और फिर अगर आप ये चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने वाले लोगों की, बिज़नेस फाइनेंस सीखने की और फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने की और दूसरों को सिखाने की ज़रूरत है, तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 13th एडिशन जो है इससे मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तो हमारा जो चैप्टर 1 है वो स्टार्ट हो रहा है द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये है, क्या है? आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, आप किस काबिल हो जाएंगे कि आप एक्सप्लेन कर सकेंगे वाई द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर टूडे इज़ सो इम्पोर्टेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजर का आज के दिन में रोल क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आप ये डिस्क्राइब कर सकेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द टर्म ऑफ द 3 मेजर डिसीजन एरियाज दैट कॉन्फ्रंट द फाइनेंशियल मैनेजर्स, वो क्या हैं। फिर आप इसमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे द गोल्स ऑफ द फर्म एंड अंडरस्टैंड वाई शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ प्रेफर्ड ओवर अदर गोल्स, कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बाकी सबसे ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंस दी जा सकती है, ये दी जाती है, ये भी आप इसमें सीखने के काबिल हो जाएंगे। देन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी दी पोटेंशियल प्रॉब्लम अराइजिंग व्हेन मैनेजमेंट ऑफ द कॉरपोरेशंस एंड ओनरशिप्स आर सेपरेटेड। ये एजेंसी प्रॉब्लम्स होंगी, प्रिंसिपल और एजेंट्स के दरमियान क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनकी रिजॉल्व किस तरह से किया जाता है, ओनरशिप जो है ये मैनेजमेंट से किस तरह से स्प्रेड होती है, अलहदा होती है, ये आप सीखेंगे। फिर आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकेंगे एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस पे ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस भी पढ़े हुए हैं और कॉरपोरेट गवर्नेंस के लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, आप उधर से भी इसको अच्छी तरह सीख सकते हैं। देन डिस्कस किया जाएगा द इश्यूज अंडरलाइंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म, कि क्या फर्म्स जो है उनका सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही गोल है या कि उन्होंने कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है, तो वो क्या है, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं इसके बारे में बताया जाएगा। देन आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर्स की क्या बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसे क्या करना होगा, एंड डिफरेंस बिटवीन द ट्रेयर एंड कंट्रोलर। ट्रेयर्स के क्या क्या काम हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और कंट्रोलर्स के क्या काम है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के स्टडी के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये सब कुछ आप समझ चुके होंगे। वाई शुड आई केयर अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, की मुझे क्यों केयर करनी पड़ेगी। प्रीपेयर फॉर द वर्क प्लेस ऑफ टूमारो, कि आपने वर्क प्लेस की तैयारी करनी है। ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द फाइनेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स, आप फाइनेंशियल नॉलेज जो आपका है उसको ब्रॉड करेंगे और स्किल्स सीखेंगे। देन यूज़ एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी एंड कंसेप्ट इन टीम कम्युनिकेशन, के फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी क्या है और टीम के दरमियान आपने किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है। देन डेवलपिंग क्रॉस फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होंगी। क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। देन अब मैं बताऊंगा कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले तो सबसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, द गोल्स ऑफ द फर्म क्या होते हैं, कारपोरेट गवर्नेंस क्या चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या हैं। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं बिटवीन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो इसमें यह होगा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड की जाती हैं वो क्या हैं, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी आती है, फाइनेंशियल पोजीशन आती है, कैश फ्लो आता है। और इंफॉर्मेशन यूज़र कौन होते हैं, आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल आपके होते हैं उनमें से कौन यूज़र हैं, क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, क्रेडिटर्स इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, मैनेजर्स हैं, आपके ओनर्स हैं, कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, रेगुलेटर्स हैं जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज हैं या एफटीसीज हैं। ये सारे आपसे जो अदारे हैं आपके, बेसिकली आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इसलिए वो आपके ये यूज़र होते हैं इंफॉर्मेशंस के। फाइनेंस इज़ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग, तो फाइनेंस जो होता है वो यूज़ करता है इन इंफॉर्मेशन को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होती है जो अकाउंटिंग ने प्रीपेयर की होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अकाउंटिंग ने प्रीपेयर की होती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसको यूज़ करके तो उसमें से रिज़ल्ट निकालते हैं और ये चेक करते हैं। डिसीजन सपोर्टेड परफॉर्मेंस, जो डिसीजंस किए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजर करती है, एवेल्यूएशंस की जाती हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस जगह खड़ी है, हम क्या अर्न कर रहे हैं, कहाँ हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये करते हैं। स्टॉक्स की पोजीशन की एवेल्यूएशन होती है, स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट की बात होती है, और फिर टैक्स स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं कि किस तरह से टैक्स पे करना है, टैक्स सेविंग कैसे की जा सकती है, ये स्ट्रेटजीज़ होती हैं। लेबर्स के रिलेशंस आप उससे बना सकते हैं। रिसोर्सेज एलोकेशन की बात होती है कि किस जगह रिसोर्सेज चाहिए होंगे उधर आपने देने होंगे, ये भी फिनेंस करेगी। लैंडिंग डिसीजन है और बोरोइंग है कि आपने अगर किन किन से लोन लेना है और किन लोगों को देना है। तो ये जो फाइनेंस है वो अकाउंटिंग की प्रीपेयर की हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बेनिफिट लेके तो उसमें से ये फिर प्लानिंग करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये बेसिकली कंसर्न्स द, किस चीज़ से कंसर्न कर रही है, एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल्स इन माइंड। मेन जो फाइनेंस का कंसर्न होता है कि वो पहले तो एसेट्स को एक्वायर करना है, ज़ाहिर है वो किस तरह से उसको फाइनेंसिंग करनी है, कहाँ से लेना है, कहाँ से करके उनको एक्वायर करना है, फिर उनकी फाइनेंसिंग किस तरह से होनी है, एंड फाइनेंसिंग होके एक्विजिशन होने के बाद अब उनकी मैनेजमेंट किस तरह से होनी है एसेट्स की, विद सम ओवर गोल्स इन माइंड। जो मेन गोल आपके माइंड में होगा कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के क्या होगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 डिसीजन जो होते हैं इन्वेस्टमेंट के वो क्या हैं। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल फर्म साइज़, कि फ़र्म का साइज़ कितना रखना है, आपके क्या मैक्सिमम किस जगह तक हम जा सकते हैं, कितनी फाइनेंसिंग हमें मिल सकती है, हम इसको कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, और व्हाट स्पेसिफिक एसेट्स
शुड बी एक्वायर्ड, कौन से एसेट्स हम एक्वायर करेंगे, किन एसेट्स को लेके हम चलेंगे जो हमारी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करेगी, हमारी प्रोडक्शन किस हद तक बढ़ाएगी जिसमें प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा, ये होगी। देन व्हाट एसेट इफ एनी शुड बी रिड्यूस्ड आर एलिमिनेट, कि कौन से एसेट्स जो हैं जिनको रिड्यूस कर दिया जाए या एलिमिनेट कर दिया जाए इस वजह से कि अब वो प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते, उनसे हम मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले सकते, या वो हमारे इस यूज़ में नहीं आएंगे जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, बल्कि वो लाइबिलिटी बनते हैं, उन पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है, आउटपुट कम होता है, उनको एलिमिनेट करके उनकी जगह नए एसेट्स लाए जा सकते हैं, इम्प्रूव की जा सकती है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की जा सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें आएंगी। फिर हम फाइनेंसिंग डिसीजंस की बात करें, डिटरमिन हाउ द एसेट्स, लेफ़्ट साइड ऑफ द जो बैलेंस शीट होती है उसमें एसेट्स जो आपके होते हैं वो कैसे विल बी फाइनेंस राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, के राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट उसको कैसे फाइनेंस करती है, यानी कि एसेट जो लेफ़्ट साइड पे होते हैं जिसमें आपके करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, उसको राइट साइड ऑफ द जो बैलेंस शीट है जिसमें आपकी इक्विटी है और डेट्स हैं या लोन्स हैं, तो आपने उसको किस तरह से ऐसे फाइनेंस करके एसेट्स लेने हैं कि जिसमें आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। तो इसकी जो बात करती है व्हाट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, के फाइनेंसिंग की बेस्ट टाइप क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट फाइनेंसिंग मिक्स, कि आपने उसको किस तरह से फाइनेंसिंग मिक्स करनी है, कि क्या आप इक्विटी पे डिपेंड करेंगे, सारी आपकी इक्विटी होगी, या आप डेट पे आएंगे। डेट पे आप क्यों आएंगे कि आपको डिडक्टिबल इंटरेस्ट पे जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगा, जिसकी वजह से डिडक्टिबल अलाउंस मिलने की वजह से आपका प्रॉफिट में उतनी मिनिमाइज होगा और आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ आपकी जो ये देखा जाएगा कि ये आप तो क्रेडिट पे चल रहे हैं, ज़्यादा डेट्स पे चल रहे हैं, तो फिर लीवरेज आपकी प्रॉब्लम करेगी। लीवरेज रेशियो को चेक करने के लिए फिर आपको इक्विटी को उसके बराबर करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपकी इक्विटी और आपका डेट जो है उसको आपने फाइनेंसिंग मिक्स किस तरह से करनी है कि आपकी शेयर वैल्यू जो है वो भी मुतासर ना हो, कि ये ना हो कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखें ये कंपनी डेट पे चल रही है जिसकी वजह से ये टैक्स तो बचा रहे हैं लेकिन लीवरेज इतनी ज़्यादा हो गई कि अब इस पर हम इन्वेस्ट करें या ना करें। तो ये इस तरह से सिचुएशन आपने करनी होगी कि आपका जो फाइनेंसिंग मिक्स अच्छा हो। व्हाट इज़ द बेस्ट डिविडेंड पॉलिसी, एग्जांपल के है डेट पे आउट रेशो क्या है, कि सॉरी इसकी डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है, कि डिविडेंड की क्या पॉलिसी है, कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड किस तरह से मिल रहा है, किस रेशो से मिल रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है पर शेयर, उनको डिविडेंड कितना मिल रहा है, वो प्रॉफिट क्या, कंपनीज की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, बाज़ औक़ात रिटेन कर लेती हैं। रिटेन फॉर व्हाट, कि वो रेनी डेज़ के लिए रिटेन करती हैं कि हमें रेनी डेज़ में उसका यूज़ आएगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो अपनी एक्सपेंशन के लिए यूज़ करती हैं, कि अपना प्लांट एक्सपेंड करने के लिए, बिल्डिंग एक्सपेंड करने के लिए, और बाज़ औक़ात डिविडेंड दे देती हैं। अब ये है कि अगर तो वो रेनी डेज़ के लिए रखा और उसका यूज़ कुछ नहीं हो रहा, मे बी जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसको बेनिफिट ना इस्तेमाल समझे, वो ना ये समझे कि हमें बेनिफिट आएगा कि मार्केट प्राइस हमारे शेयर्स की भी नहीं बढ़ रही और हमें बाहर से डिविडेंड भी नहीं आ रहा। अगर वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, हो सकता है कि एक्सपेंशन से ये एक मैसेज जाए मार्केट में कि इनको, क्योंकि एक्सपेंशन होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और शेयर वैल्यू बढ़ेगी, तो भी शेयर वैल्यू बढ़ रही हो, डिविडेंड तो नहीं आ रहा लेकिन शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसी तरह भी शेयर होल्डर्स की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रही है, वेल्थ। तो थर्ड वन है कि वो उसके रूटीन एक्सपेंसेस के लिए उसको अगर डिविडेंड मिल रहा है, तो ये सारी पॉलिसीज़ जो है फाइनेंसिंग डिसीजन करते हैं। हाउ विल द फंड्स बी फिजिकली एक्वायर्ड, कि फ़ंड्स फिजिकली किस तरह से एक्वायर किए जाएंगे, क्या उसको आप इक्विटी सोल्ड करेंगे मार्केट में, उससे फंड्स इकट्ठे करेंगे, या आप लोन्स लेंगे, लोन से इकट्ठे करेंगे, या आप अपना प्रॉफिट रिटेन रखेंगे, तो वो जो भी इसमें प्रोसेस होगा उसमें देखा जाएगा। एज एसेट मैनेजमेंट डिसीजन जो है ये फाइनेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए जो हाउ डू वी मैनेज एग्जिस्टिंग एसेट्स एफिशिएंटली,
कि जो हमारे एसेट्स हैं हम उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम उनको एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर रहे हैं। क्या हमारे तमाम एसेट्स जो हैं फुल इन कैपेसिटी काम कर रहे हैं, या हमारे एसेट इस तरह से हैं कि वो आधे जो हैं हमारी बंद पड़े हैं और उनका यूज़ नहीं हो रहा और 50% से हम चला रहे हैं। नहीं, कि हम फाइनेंसिंग की यही है कि आप उसको फुल कैपेसिटी पे यूज़ कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, तो देन आपके अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन होंगे। अगर आप उसको फुल कैपेसिटी पे नहीं कर रहे तो ये ज़ाहिर है आप उसका लॉस कर रहे हैं। देन फाइनेंशियल मैनेजर्स हैव वेरिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द एसेट्स। वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि ऑपरेटिंग जो इसकी हो रही है, ये फाइनेंशियल मैनेजर की जिम्मेदारी होगी कि यह सारे एसेट्स आपके ऑपरेशंस में हैं या नहीं हैं। इसके बाद ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन करंट एसेट मैनेजमेंट देन द फिक्स एसेट मैनेजमेंट, कि करंट एसेट्स मैनेजमेंट्स में जिस तरह से कि आप अगर सपोज इन्वेंट्रीज ले रहे हैं, क्या आपकी इन्वेंट्रीज जो हैं वो ओवर स्टॉक तो नहीं है कि उसको आपको हैंडलिंग की भी कॉस्ट पड़ रही है, इन्वेंट्री हैंडलिंग की कॉस्ट आपको पड़ रही है, और उसके अलावा आपके रिसोर्सेज सारे आके उसमें फिक्स हो गए हैं। तो ये भी आपको सोचना है कि क्या आपकी जो टाइम सप्लाई है वो इस तरह से मैनेज हो रही है कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, या ओवर स्टॉक्स हैं आप, या उनकी हैंडलिंग की कॉस्ट ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो करंट एसेट्स को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ फर्म, इस पे आते हैं। यकीनन हर फर्म का गोल जो होता है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ होता है। तो बिजनेस का बेसिक जो मकसद है वो ये है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो जाहिर है जो मेन गोल है फर्म का वो ये है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, वैल्यू क्रिएशन अकर्स व्हेन वी मैक्सिमाइज द शेयर प्राइस फॉर करंट शेयर होल्डर्स। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा, जब आप उस शेयर होल्डर्स की प्राइस को मैक्सिमाइज करेंगे। वो किस तरह मैक्सिमाइज होगी, जब इसकी अर्निंग मैक्सिमम होगी, जब आप उसको एफिशिएंटली यूज़ कर रहे होंगे सारे एसेट्स को और उनकी एफिशिएंसी पूरी आ रही होगी, तो देन जो है शेयर होल्डर्स की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी और इसमें मैक्सिमाइजेशन। व्हाट गोल्स डू सम फर्म्स हैव, क्रिएटिंग अ सुपीरियर शेयर होल्डर्स वैल्यू इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। यकीनन इसमें शेयर होल्डर्स की वैल्यू जो है वही जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, उसका मेन जो प्रोसेस होता है, मेन जो उसका मकसद होता है कि वो सुपीरियरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स होती है। एसोसिएटेड ये रिसर्च जिनकी है 2001 में की एनुअल रिपोर्ट से है। फिर उसके बाद है डिज़ायर टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वैल्यू इज़ व्हाट ड्राइव आउट एक्शन। ये फिलिप 2006 की एनुअल रिपोर्ट में है कि शेयर होल्डर्स की प्राइस को ड्राइव करना है। और फेडेक्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू क्रिएट शेयर होल्डर्स वैल्यू, ये भी रिसर्च है। देन द अगर हम व्हाट द गोल डू सम फर्म्स हैव के बारे में एक्सप्लेन करें, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्ले अ सेंट्रल रोल इन कंपनीज कारपोरेट गवर्नेंस सिस्टम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंपनी की जो कारपोरेट गवर्नेंस है उसमें सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। यकीनन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के जो हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैं, उनके जो डिसीजंस हैं वही चलते हैं, जिसकी वजह से फर्म आगे डिसीजन मेकिंग होती है, स्ट्रेटजीज बनती हैं। इट हैज़ द पावर एंड द ड्यूटी टू डायरेक्ट कंपनी बिजनेस, के वो कंपनी बिजनेस को चलाएं और उसको डायरेक्शन दें। pursuing and fulfilling its primary and ultimate objective of creating shareholders value, के वो परसू करें और फुलफिल करें कि शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करें। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इसका मेन मकसद है कि कारपोरेट गवर्नेंस में ये रोल अदा करें कि मैक्सिमाइज़ करें शेयर होल्डर्स की वैल्यू को। ये भी फिलिप एंड CSPA एनुअल रिपोर्ट 2006 की है। अगर हम बात करें शॉर्ट कमिंग्स और अल्टरनेटिव प्रोस्पेक्टिव्स की, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है मैक्सिमाइजिंग अ फर्म्स अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। तो ज़ाहिर है उसमें जो शेयर होल्डर्स को जो शेयर जाना है या प्रॉफिट आना है वो कौन सा होता है कि जो
टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स को जाना होता है। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो कुड इंक्रीज द करंट प्रॉफिट्स वाइल हार्मिंग फॉर एग्जांपल गिवन डेफर्ड मेंटेनेंस इश्यूज कॉमन स्टॉक और बाय टी बिल्स, कि अगर हम इसको इंक्रीज़ करें करंट प्रॉफिट्स को फर्म के दूसरे जो चीज़ें हैं जैसे कि मेंटेनेंस को डेफर करके टी बिल इशू करके इससे, तो वो भी ये एक प्रॉब्लम होती है कि इस तरह से मैक्सिमाइज ना करें। इग्नोर चेंजेस इन द रिस्क लेवल ऑफ द फर्म, तो रिस्क लेवल जो है उसका भी ख्याल रखा जाए कि कहाँ तक आप इसका रिस्क ले सकते हैं। अगर हम अर्निंग पर शेयर्स की बात करें, अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन क्या है, मैक्सिमाइजिंग अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय द शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो ज़ाहिर है जितनी अर्निंग आपने की है टोटल आफ्टर टैक्सेशन, टैक्स पे करने के बाद, तो उसको अगर टोटल शेयर्स पे डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। अगर प्रॉब्लम्स में बात करें तो डज नॉट स्पेसिफाई टाइमिंग्स आर डिडक्शन एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो इसमें टाइमिंग और जो ड्यूरेशन है उसका एक्सपेक्टेड नहीं है। इग्नोर चेंजेस इन द रिस्क लेवल फॉर्म्स और कॉल फॉर ज़ीरो पे आउट डिविडेंड पॉलिसी। बाज़ औक़ात अर्निंग पर शेयर्स में वो जो उसको ज़्यादा रिटेन में रख के और ज़्यादा लगा के तो फिर डिविडेंड नहीं पे करते, तो इसमें अर्निंग पर शेयर्स जो है वो बढ़ती जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें टेक्स अकाउंट ऑफ द करंट एंड फ्यूचर प्रॉफिट, करंट एंड फ्यूचर प्रॉफिट के जो रिटेन अर्निंग्स भी हैं, करंट प्रॉफिट भी है और फ्यूचर कर रहे हैं, एंड अर्निंग पर शेयर्स द टाइमिंग ड्यूरेशन एंड रिस्क ऑफ प्रॉफिट एंड अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय पॉलिसी एंड ऑल अदर रेलेवेंट फैक्टर्स होंगे, तो देन इसको 10 द शेयर प्राइस सर्व एज अ बैरोमीटर ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। तो शेयर प्राइस जो है वो बैरोमीटर इसलिए है कि मार्केट में उसका शेयर की प्राइसेस जब हाई हो रही होती है, कब हो रही होती है, जब वो बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रहा होता है। जब परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगा प्राइसेस अप जाएंगी, जब परफॉर्मेंस बुरी होगी तो प्राइसेस नीचे आएंगी। अगर हम करें मॉडर्न कॉरपोरेशंस की बात, तो मॉडर्न कॉरपोरेशंस का क्या होता है कि मॉडर्न कॉरपोरेशंस जो है इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं और मैनेजमेंट होते हैं। शेयर होल्डर्स बेसिकली कौन है, जो ओनर्स होते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट होती है, जिन्होंने सरमाया लगाया होता है, ओनर होते हैं। और मैनेजमेंट जो है ये सारा बिजनेस चला रही होती है, मैनेज कर रही होती है। तो शेयर होल्डर जो ओनर्स हैं वो और मैनेजमेंट, ये दो अलग-अलग चीज़ें होती हैं, एक मैनेज कर रहे हैं और दूसरे सरमायादार हैं। देयर एग्जिस्ट अ सेपरेशन बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजर। तो मैनेजर और ओनर जो हैं ये दो अलग से चीज़ें होती हैं, एक प्रिंसिपल है जो शेयर होल्डर्स हैं और मैनेजमेंट जो है उसकी एजेंट है। प्रिंसिपल की बिहाफ पे मैनेजमेंट जो है वो चला रही है। तो अब अगर हम रोल की बात करें कि मैनेजमेंट का क्या रोल है, मैनेजमेंट एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर द ओनर शेयर होल्डर ऑफ द फर्म। तो मैनेजमेंट जो है, जो मैंने पहले बात की कि वो एज ए एजेंट काम कर रही है शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म्स के। देन एन एजेंट इज एन इंडिविजुअल ऑथोराइज्ड बाय एन अदर पर्सन कॉल्ड द प्रिंसिपल टू एक्ट इन द लेटर्स बिहाफ। के जो प्रिंसिपल है, शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, उन्होंने जो एजेंट को, इंडिविजुअल को ऑथोराइज किया है कि उनकी बिहाफ पे वो काम करें, तो इस तरह से वो काम कर रहे होते हैं। अब एक है एजेंसी थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसन एंड मैकलिंग की है, डेवलप अ थ्योरी ऑफ द फर्म्स बेस्ड ऑन एजेंसी थ्योरी। तो एजेंसी थ्योरी क्या कहती है, एजेंसी थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटिंग टू द बिहेवियर ऑफ द प्रिंसिपल एंड देयर एजेंट। प्रिंसिपल जो शेयर होल्डर्स हैं और एजेंट जो मैनेजमेंट है, उनका जो बिहेवियर है, आपस के रिलेशंस हैं, उसके बारे में जो बताती है इकोनॉमिक्स की थ्योरी, उसको हम एजेंसी थ्योरी कहते हैं। तो एजेंसी थ्योरी में अगर हम प्रिंसिपल मस्ट प्रोवाइड इंसेंटिव, तो प्रिंसिपल्स को क्या होता है कि उन्होंने इंसेंटिव प्रोवाइड करने होते हैं सो दैट द मैनेजमेंट एक्ट इन द प्रिंसिपल्स बेस्ट इंटरेस्ट एंड देन मोनिटर द रिजल्ट। अब प्रिंसिपल ने इंसेंटिव उसको किस बात के देने होते हैं कि जो एजेंट्स हैं, उनके एजेंट्स जो हैं वो प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में बात करें, बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करें, मीन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ की बात करें, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यूज़ की बात करें,
कि उनके एजेंट्स जो हैं, क्योंकि उन्होंने इसको इंसेंटिव्स दे रहे होते हैं, तो फिर प्रिंसिपल जो होता है वो रिजल्ट्स को मॉनिटर कर रहा होता है। इंसेंटिव में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इंसेंटिव इंक्लूड्स द स्टॉक ऑप्शन, कि उसको ये भी पॉसिबल है कि उसको स्टॉक के शेयर्स की सूरत में भी उसको ऑप्शन दी जा सकती है, उनको दे सकते हैं। प्रिकोजिट्स जो हैं उनकी बहुत फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, उनको घर दे रहे हैं, उनको गाड़ियाँ दे रहे हैं, उनको बोनसेस दे रहे हैं और बोनसेस दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसेंटिव में आते हैं। अब अगर हम बात करें कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो कि मैंने फर्स्ट में सबसे पहले बताया था कि फर्म्स का जो यही ज़रूरी नहीं है कि वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करे या शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करे, बल्कि उसको सोशली भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो क्लास डिस्कशन में है कि व्हाट रोल शुड CSR एंड आर द सस्टेनेबिलिटी हैव ऑन लिविंग द गोल्स ऑफ द फर्म। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR आजकल बड़ा इन है रिसर्च में, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बड़ी रिसर्च हो रही है। ए बिजनेस आउटलुक दैट इकोनॉलॉजीज अ फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इट्स स्टेक होल्डर्स एंड टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या है कि बिजनेस का जो आउटलुक है, बिजनेस जो है इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अपने स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखे, ना सिर्फ शेयर होल्डर्स का बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर्स में उसके कौन आएंगे? उसके एम्प्लॉइज़ आएंगे, उसके कम्युनिटी आएगी जहाँ है, उसके गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ जो हैं गवर्नमेंट आएगी, फिर उसके जो सप्लायर हैं, बायर हैं, मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स हैं, वो सारे उसके स्टेक होल्डर्स हैं। तो उनकी भी सबका ख्याल रखें और फिर सबसे ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट का, कि नेचुरल एनवायरनमेंट पे इसकी बात करें। तो इसी तरह कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह सस्टेनेबिलिटी, ये भी आजकल रिसर्च का बड़ा अहम पॉइंट है कि सस्टेनेबिलिटी पे बात हो रही है। मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, के जो प्रेजेंट कंप्रोमाइज कर रहे हैं इस चीज़ से जेन में रखते हुए कि ये फ्यूचर में ये ना हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम आए, बल्कि सस्टेनेबल रहे, ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सस्टेनेबल रहे और फ्यूचर में चलती रहे। तो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डज नॉट प्रिक्लूड द फर्म्स फ्रॉम बीइंग अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एट द कारपोरेट लेवल। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ वेल्थ जो है मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएं, बल्कि कारपोरेट जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हैं कारपोरेशंस, देन उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑटोमेटिकली होती जाती है। होती क्यों है कि जब वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होती हैं तो उसको कस्टमर्स की अटेंशन लेती हैं। जब कस्टमर्स की ज़्यादा अटेंशन लेती हैं तो जाहिर है उसका कस्टमर बढ़ता है, जिससे गुडविल बढ़ती है और उसकी सेल्स और टर्नओवर बढ़ते हैं। Assume we view the firm as a producing both private and social goals, कि हम ये समझते हैं कि प्राइवेट गोल्स भी उसके हैं और सोशल गोल्स भी हैं। देन द शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिमेन द अप्रोप्रिएट गोल इन गवर्निंग द फर्म। तो ये शेयर होल्डर की अब हम कारपोरेट गवर्नेंस की अगर बात करें तो कारपोरेट गवर्नेंस क्या है, ये इस पे हमारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे, कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में और कोड ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस जो करंट चल रहे हैं पाकिस्तान में उसके बारे में लेक्चर्स मौजूद हैं। आप उधर से भी इसके फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको भी सुन सकते हैं। रिप्रेजेंट द सिस्टम बाय विच कारपोरेशंस आर मैनेज एंड कंट्रोल। कौन सा सिस्टम कारपोरेट गवर्नेंस का होता है जिससे कारपोरेशंस को मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। इंक्लूड्स शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट, जिसमें शामिल होती है कि शेयर होल्डर्स मेन स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने ओनर हैं, प्रिंसिपल हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपने बोर्ड अपॉइंट करते हैं और सीनियर मैनेजमेंट जो कि एजेंट के तौर पे काम करती है। देन शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिमेन्स द अप्रोप्रिएट गोल इन गवर्निंग द फर्म। तो फर्म को गवर्न करने के लिए जो मेन गोल होता है वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन होती है।
तो अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है और उनकी टिपिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। सेट अ कंपनी वाइड पॉलिसी, तो कंपनी की जो पॉलिसी सेट करनी होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडवाइज द सीईओ एंड अदर सीनियर एग्जेक्टिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सीईओ और अदर सीनियर एग्जेक्टिव्स को एडवाइजेज करता है कि किस तरह से आपने पॉलिसी बनानी है और किस तरह से इसको चलाना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हायर करता है, फायर करता है एंड सेट द कंपनसेशन ऑफ सीईओज, सीईओ की जो कंपनसेशन है और उसकी हायरिंग फायरिंग ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है। ये मैंने कारपोरेट कोड ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस में भी बताया था। तो जब वो हायर करता है तो फिर सीईओ आगे जो है बाकी सीनियर मैनेजमेंट का सारा काम करता है। रिव्यू एंड अप्रूव द स्ट्रेटजीज, जो भी स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं उनको रिव्यू भी करता है, अप्रूव भी करता है। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जो अगर करनी हो उसको भी रिव्यू भी करेगा, अप्रूव भी करेगा। एंड एक्विजिशन या कोई चीज़ एक्वायर करनी है। ओवरसीज द ऑपरेटिंग प्लान्स, ऑपरेटिंग प्लान्स जो हैं उनको देखते हैं, कैपिटल बजटिंग को देखते हैं एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू कॉमन शेयर होल्डर्स, और कॉमन शेयर होल्डर्स की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को भी देखते हैं। सीईओ ओब्लिक चेयरमैन रोल्स commonly same person in US but separate in Britain, US moving in this direction के जो US में तो ये सेम है यूनाइटेड स्टेट्स में कि चेयरमैन और सीईओ एक ही सीट पे हैं, लेकिन जो यूरोप है उसमें सेपरेशन ऑफ है इसकी सीईओ और चेयरमैन की। चेयरमैन या सीईओ की ड्यूअलिटी की नहीं बात करते कि दोनों चीज़ें उसके पास नहीं होनी चाहिए बल्कि एक सीट होनी चाहिए। सर बैन्स ऑक्सले एक्ट 2002 क्या कहता है? सर बैन्स ऑक्सले एक्ट 2002 एड्रेस द कारपोरेट गवर्नेंस, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, एग्जेक्टिव कंपनसेशन एंड एनहेंस द टाइमली डिस्क्लोजर्स ऑफ द कारपोरेट इंफॉर्मेशन, इम्पोज न्यू पेनल्टीज फॉर वायोलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ लाज, जो सिक्योरिटीज़ लाज का वायोलेट करता है उस पर पेनल्टीज लगाए जाएँ। और कारपोरेट गवर्नेंस जो है उसको कहता है कि वो प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए, एग्जेक्टिव कंपनसेशन और इन्हांस द टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ कारपोरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली जो है ना उनकी इनक्लोजर्स के साथ पेश होनी चाहिए ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उसको रिव्यू कर सकें। एस्टैब्लिश द पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड होना चाहिए टू अडॉप्ट ऑडिटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ethics, disclosure standards for public companies and their auditors and policy authority, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जनरली इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड फॉर द कारपोरेट गवर्नेंस, तो ये क्यों होता है कि कारपोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स हाई करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन किस तरह से होते हैं। सबसे ऊपर जो शेयर होल्डर्स सिलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो जैसे कि मैंने पीछे बयान किया कि उनके सारे डिसीजन चलते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो प्रेसिडेंट या सीईओ को सिलेक्ट करता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था हायर फायर और कंपनसेशन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। तो अब सीईओ जो है वो एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन का एक सिलेक्ट करेगा, एक एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस का जिसको हम CFO कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स भी कहते हैं, और एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग। यानी कि इसके जो शोबे हैं सारे जिसमें फाइनेंस है वो फाइनेंशियल वाले करेंगे, ऑपरेशन है ऑपरेशन वाले करेंगे, और जो एग्जेक्टिव मार्केटिंग है वो मार्केटिंग का वाइस प्रेसिडेंट है, वो सारे रिपोर्ट करेंगे सीईओ को, प्रेसिडेंट को, सीईओ चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर को, और चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर जो है वो बोर्ड को करेगा। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन की बात करें तो जो फाइनेंस और के जो एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस होता है वो एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस के आगे दो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं जो रिपोर्टिंग होते हैं। एक तो होता है वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजरी, ट्रेजरीज के क्या फंक्शन है और कंट्रोलर के क्या फंक्शन है, दूसरा कंट्रोलर होता है। अब ये फाइनेंस के बाज़-औक़ात लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये ट्रेजरी ने क्या करना है और कंट्रोलर ने क्या करता है। तो जो आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, जो BS लेवल के हैं, मास्टर्स लेवल के हैं, ACM ACA के हैं, तो आप सबको ये इसके कंसेप्ट
फुली क्लियर होने चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजरी होगा उसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी। उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी है, कैश मैनेजमेंट ट्रेजरी ने करना है, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैकिंग रिलेशनशिप ये भी ट्रेजरी की जिम्मेदारी है, और क्रेडिट मैनेजमेंट ये भी ट्रेजर की जिम्मेदारी है, और डिविडेंड डिसबर्समेंट अगर करनी है या रिटेन करना है या एक्सपेंशन करनी है ये भी उसकी जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल एनालिसिस या प्लानिंग करनी है ये भी ट्रेजर की जिम्मेदारी है, इन्वेस्टर्स रिलेशन इन्वेस्टर्स के साथ कैसे रखने हैं ये भी ट्रेजर की जिम्मेदारी है, मर्जर एंड एक्विजिशन के किसी के साथ मर्जर कर रहे हैं या किसी फर्म को अक्वायर कर रहे हैं तो ये भी ट्रेजर ने करना है, पेंशन मैनेजमेंट जो आपके पेंशन फंड है और पेंशन किस तरह से अपने एम्प्लॉइज़ को देनी है ये भी ट्रेजर की जिम्मेदारी है, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट भी इसी की जिम्मेदारी है, और टैक्स एनालिसिस और टैक्स की प्लानिंग भी ट्रेजर की जिम्मेदारी है। तो अगर ये सारी जिम्मेदारियां ट्रेजर की हैं तो फिर कंट्रोलर की क्या है भाई? तो कंट्रोलर की भी हैं जी जिम्मेदारियां। कंट्रोलर ने क्या करना है? कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है कि पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, मेरा जो यूनिट प्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ एक यूनिट पे मैं कितनी कॉस्ट लगा रहा हूँ, मुझे क्या उसको पता है कि नहीं पता। कॉस्ट मैनेजमेंट उसने करनी है फिर कि मैं अपनी कॉस्ट मिनिमाइज़ करूँ और प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करूँ, तब भी होगा ना जब कॉस्ट मिनिमाइज़ होगी। अगर कॉस्ट ही ज़्यादा प्राइस सेल प्राइस के करीब आ जाएगी तो फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो नहीं होगा ना। डाटा प्रोसेसिंग इसकी ज़िम्मेदारी होगी, जर्नल लेजर्स किस तरह से बनने हैं, गवर्नमेंट रिपोर्टिंग किस तरह से होनी है, और उसके बाद इंटरनल कंट्रोल जो है टोटल वो रिपोर्टिंग का वो भी इसके पास होगा। प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बाकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी कंट्रोलर का जिम्मेदारी होगी। प्रीपेयरिंग अ बजट, बजट भी बनाना जो है वो कंट्रोलर की जिम्मेदारी होगी। और प्रीपेयरिंग अ फॉरकास्ट, फॉरकास्ट करना कि हमारा क्या हमारे पास रेवेन्यूज़ आएंगे और क्या हमारे एक्सपेंसेस होंगे, तो उनको किस तरह से हम बैलेंस कर सकेंगे, तो ये भी कंट्रोलर की जिम्मेदारियाँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्लाइड थी, तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और इसका आपने और फोकस से ये स्लाइड पढ़नी है। तो ये यहाँ तक था हमारा पहला चैप्टर, जो चैप्टर फर्स्ट आज मैंने किया, जिसमें टोटल जो है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये मैंने कोशिश की कि आपको सारा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो जो भी स्पेशली ये सारा फोकस किया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए कि जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो एसीएमए सीएस के हैं, कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छी तरह समझ सकें। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल पे इसको कमेंट कर सकते हैं और वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।